आज मैं थ्री डीमंस फिल्म के बारे में बताऊंगा। यह एक हॉरर फिल्म है, लेकिन मेरे लिए यह साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनर के लिए अधिक उपयुक्त है। पूरी फिल्म में डीमंस आपके दिमाग से खेलेंगे। फिल्म में असली लाचारी महसूस होगी। सो स्टे ट्यून विद दिस एक्सप्लेनेशन क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ट्रस्ट मी, थ्री डीमंस फिल्म मैट कनिंघम द्वारा निर्देशित है, जो फिल्म और टेलीविजन में एक पुरस्कार विजेता लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं। और यह फिल्म 2022 की अमेरिकी हॉरर फिल्म है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शुरुआत डॉक्टर सॉयर से होती है, जो एक मानसिक रोगी शेरिफ फिशर से बात करती है, जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। उनका बयान सुनकर सभी को लगा कि उन्हें कोई मानसिक परेशानी है, इसलिए इस बार डॉक्टर सॉयर उनका इंटरव्यू लेने आए थे। शेरिफ फिशर उसे कोई स्टेटमेंट देने के मूड में नहीं था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सॉयर ने उसे और अधिक परेशान किया, वह बैठ गया इंटरव्यू देने के लिए। परंतु उसका चेहरा बहुत ही अलग और डरावना लग रहा था, जो मेंटल पेशेंट का कभी नहीं देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ फिशर अपने साथी के साथ एक ऐसी जगह आया था जहां एक महिला का शव मिला था, लेकिन उस डेड बॉडी का पोस्चर थोड़ा अलग और बेहद खौफनाक था। तभी उनके पार्टनर विंटर्स ने फिशर को इस बॉडी के बारे में बताया, जो मटिया एबलमैन की है, और इस बॉडी को हाइकर्स लास्ट नाइट द्वारा पाया गया था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है मौत का कारण एकदम ही नेचुरल था। फिर विंटर्स ने कहा वे उसके परिवार के आने तक शव को नहीं ले जा सकते। उन्होंने दोनों अधिकारियों को मृत शरीर की देखभाल करने के लिए कहा, जो फिशर को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि यह एक मृत शरीर था। इंतजार करने के लिए कुछ नहीं था। एक मरे हुए व्यक्ति का क्या देखभाल करेगा। हालांकि विंटर्स इस बात से बहुत सीरियस थी। जंगल के बीच फिशर को पॉपी मिले, जो उसे उसकी पत्नी और बेटी की याद दिलाते हैं, जो पॉपी फ्लावर से प्यार करती थी। और ठीक उसी क्षण विंटर के वॉकी टॉकी पर कॉल आई। इस कारण उसने फिशर से कहा कि उसे अभी जाना होगा और वह थोड़ी देर में यहाँ वापस आ जाएगी। तब तक फिशर को अकेले ही इस शरीर की देखभाल करनी होगी। फिशर का मुंह एकदम आश्चर्यचकित था, यह सोचकर कि उसे डेड बॉडी के साथ अकेले रहना था, परंतु उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वह राजी हो जाता है। विंटर एक ही चीज बोलकर वहां से चली गई कि जो है प्रोटेक्ट्स द बॉडी। फिशर एक बेंच पर लेट गया जैसे ही विंटर्स वहां से चली गई। सब कुछ ठीक था जब अचानक एक पक्षी ने फिशर पर पूप किया, और वहां एक ही कार खड़ी थी जो लाश की थी। फिशर पक्षी के मल को पोंछने के लिए कार के अंदर भागा, और ठीक उसी समय उसे पीछे की सीट पर कुछ किताबें मिला। जैसे ही वह पुस्तक खोलता है, उसे कई डेमोनिक रिचुअल्स और डेमोनिक पिक्चर मिलते हैं, जो काफी भयानक थे। उस समय फिशर की वॉकी टॉकी से एक अलग फ्रीक्वेंसी जुड़ गई थी, जो फिशर को लगा विंटर्स था, परंतु यह अलग ही पर्सन था जो बार बार फिशर को परेशान कर रहा था। वह फिशर को बोल रहा था कि तुम वापस आ जाओ। फिशर ने उस आदमी से लाइन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी फिशर को एक साथी के रूप में बुलाया और उससे बात की। कॉल खत्म होने के बाद फिशर किताबों को बाहर ले आया और उन्हें एक लकड़ी के स्थान पर रख दिया जहां वह पहले सोया था। एक तस्वीर सामने आई जिसने उनकी नज़र पकड़ ली। तस्वीर बहुत हद तक शव की मुद्रा से मिलती जुलती थी, केवल हाथ सही स्थिति में नहीं था। फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया, वह सीधे जाता है, शव से कपड़ा हटाता है और हाथ को उस स्थिति से मिलाता है जैसा उसने चित्र में देखा था। अब शुरू होगा असली खेल। फिशर ने एक मृत शरीर का विजन देखा जिसका हाथ चादर के नीचे से बाहर आया था, और इसने उसे डरा दिया। उसने बंदूक उठाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक से डेड बॉडी उठकर बैठ गया। यह देखकर फिशर उसके माथे पर गोली चलाया। यकीन मानिए ये पल बहुत ही डरावना था। फिशर को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। क्या उसने किसी मृत शरीर को हिलते हुए देखा? और इस विचार से उसका हृदय कांप उठा। वह शरीर के पास यह देखने के लिए चला गया कि क्या उसने इसे सही देखा है। जब एक नीली गेंद उसके पैरों पर आई और वह उसे अतीत में ले गई। हमें उसकी बेटी के साथ फिशर मिला, जो उसे गेंद पास करने के लिए कह रही थी, और यह वही नीली गेंद थी। फिशर उथल पुथल में था। तभी फिशर ने अपनी बेटी को बाथटब में डूबते देखा। वह असहाय था। अगले ही क्षण उसने खुद को फिर से कार में पाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन जब वह कार से बाहर निकले तो शव सर्कल से गायब हो चुका था, और वह उस जंगल में चल रहा था जिसे फिशर ने देखा। फिशर ने उसका पीछा किया। जब वह शरीर को पीछे खींच रहा था तो किसी चीज ने उसे पीछे से धक्का दे दिया।
वह जमीन पर गिर पड़ा और आश्चर्य रूप से शव फिर जंगल में रेंग गया। उस टाइम फिशर यह नहीं सोचा कि डेड बॉडी का चलना एकदम ही इम्पॉसिबल था, बल्कि उसके दिमाग पर एक ही चीज़ चल रहा था, कैसे बॉडी को बचाया जाए। फिशर ने शरीर को अपने पास रखा जब पीछे से एक भयानक आकृति उभरी। फिशर उसको गोली मारने की कोशिश की, परंतु बंदूक अपने आप ही उसके और घूम गया और वह अपने आप को गोली मार दिया था। हालांकि यह एक भ्रम था। फिशर डर गया और उसको पागल की तरह लग रहा था। वह शव को खींचकर पास के केबिन में ले गया ताकि वह कहीं और न चल सके, क्योंकि विंटर्स ने उसे शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि शरीर हिल रहा है, इसलिए उसने शरीर को एक बार और जांचा। फिर वह एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या हुआ, लेकिन फिर से शरीर बाहर चला गया। वह जल्दी से बाहर आया उस बॉडी के पीछे पीछे, तभी उसके पैरों के नीचे एक चाबी मिला और केबिन का दरवाजा अपने आप ही उसके पीछे बंद हो गया था। वह केबिन के अंदर नहीं जा सकता, न ही उसे बॉडी दिख रहा था, तो वह फिर से उस कार में चला गया। तभी अचानक विंटर्स दिखाई दिए। उसने पूछा कि तुम मृतक के गाड़ी में क्या कर रहे हो। फिशर समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। अचानक उसे लगा कि किसी को समझाना असंभव है। यहाँ तक उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि विंटर्स विश्वास करेंगे। अगले सेकंड विंटर्स अजीब अभिनय कर रहा था। उसने फिशर को 2 ओपेरा टिकट दिए और उससे कहा कि अगर उसका कोई साथी नहीं है जाने के लिए तो वह उसे ले सकता है। उसने फिशर को सुझाव दिया कि उसको अपनी लाइफ का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि फिशर अपनी मृत पत्नी और बेटी के लिए शोक मना रहा था अभी भी। जब विंटर्स वापस जाने के लिए मुड़ा तो फिशर ने उससे पूछा कि उसकी कार कहाँ है। उसने उसे बताया कि यह सड़क पर है, लेकिन फिर हमने देखा कि विंटर्स एक डेमोनिक आकृति में बदल गई हैं। इसका मतलब है कि फिशर इतनी देर से एक डेमन के साथ बातचीत कर रहा था जो विंटर के रूप में था, परंतु हालात में फिशर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया अपने सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि वह फिर से केबिन के अंदर चला आया और दिन रात बन जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यह फिल्म आपके दिमाग से खेलेगी और आप फिशर की लाचारी महसूस कर सकते हैं। फिशर ने बॉडी को देखा जो बैठने की पोजीशन में था, पर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था पेपर पर। पास जाने पर उसने पढ़ा, "We've come to lead you to the other shore", और तुरंत फिशर की नाक से खून बहने लगा और जब उसने ऊपर देखा तो उसे शरीर की 2 पीली आंखें दिखाई दी। जैसे ही वो टॉर्च लेकर खड़ा हुआ कई शवों ने उसे घेर लिया। वह केबिन से बाहर भागा और सीधे कार में जाकर कार को स्टार्ट किया। हालांकि वह जगह नहीं छोड़ सका, वह उसी स्थान पर आ गया। फिर से फिशर के वॉकी टॉकी में वही सेम फ्रीक्वेंसी जुड़ा जो हमने मूवी के पहले देखा था। अब वह आदमी खुद को फॉरेस्ट रेंजर के रूप में पेश करता है और वह पूरे समय फिशर से बात करता है और उसे आशा देता है। फिशर वास्तव में अपनी स्थिति की व्याख्या करता है और सेम आदमी उसे जज किए बिना सब कुछ सुनता है। तभी वह लाश अपने आप ही बैठ गया और फिर से गिर गया। अब फिर से एक भ्रम फिशर के दिमाग से खेला गया। जब उसने खुद को फिर से दिन में जंगल में पाया, वह निराश था, वह रोया, फिर वह वापस केबिन में चला गया। अचानक एक हाथ ने उसके सिर को थपथपाया और फिर से फिशर ने विंटर को देखा। दूसरी ओर विंटर बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बट बहुत अजीब सी बातें करते हुए हम सुनते हैं। बातों ही बातों में विंटर फिशर को उसके साथ डांस करने के लिए बोलते हैं। वह बोलता है कि बहुत दिनों से वह डांस नहीं किया, अगर फिशर डांस करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिशर उसकी बातों में आ जाता है और वह डांस करने के लिए राजी हो जाता है। इन रियलिटी फिशर का दिमाग उसके संतुलन में नहीं था। वह पूरी तरह से उन विंटर्स के ऊपर विश्वास कर रहा था। उसको लग रहा था कि केवल विंटर्स उसका हेल्प कर सकता है। फिर से फिशर के साथ खेल खेला जाता है। वह डांस करता है, परंतु उसी डेड बॉडी के साथ। तभी फिशर के कान में विंटर्स की रोने की आवाज़ आई और उसने देखा कि वह डेड बॉडी के साथ डांस कर रहा था। वह तुरंत ही भागा और जंगल के अंदर गया। जो देखा उसके ऊपर फिशर को भरोसा नहीं हो रहा था। विंटर्स जंजीर से जकड़ी हुई थी और भयानक स्थिति में थी। उसे समझ नहीं आया क्या करें, लेकिन फिर हमने देखा कि विंटर्स फिशर से डर रहा था। विंटर्स ने गुस्से में फिशर को बोलता है कि वह पास ना आए। जंजीर को खोलने के लिए फिशर चाबी ढूंढता है, तभी विंटर्स उसे कहता है उसकी हालत का जिम्मेदार वह है, तो उसे कैसे नहीं पता कहाँ पर चाबी उसने रखा था। और यह सुनकर फिशर थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। वह पहले तो विश्वास नहीं करता है, फिर इग्नोर कर देता है। उसने अपना हाथ जेब में डाला और उसी चाबी को बाहर लाया जो उसे जमीन पर मिला था, और यह वही चाबी थी जिसने विंटर्स के हाथ का ताला खोल दिया था। अचानक एक डेमोनिक फिगर ने उन दोनों को मार डाला और विंटर मर जाती है, पर फिशर नहीं।
फिशर अभी भी जीवित था और भ्रम में जी रहा था, और दृश्य वर्तमान में बदल गया जब डॉक्टर ने कहा कि फिशर ने विंटर्स को मार डाला था। फिशर ने कहा कि कभी कभी लोग वे चीजें नहीं देख सकते जो फिशर ने देखी। उसे यकीन था कि उसने विंटर्स को नहीं मारा है, लेकिन एक इनविजिबल थिंग है जो सब कुछ कर रहा था। डॉक्टर ने उसे अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहा, और केबिन में फिर से दृश्य शुरू हो गया जहां फिशर गुस्से में था। वह और अब सहन नहीं कर पा रहा था। इस बार डेड बॉडी ने विंटर्स का चेहरा ले लिया और फिशर को ह्यूमिलिएट्स किया। इसने उसे यह कहने के लिए भी मजबूर किया कि उसे विंटर्स पसंद है और वह उसके साथ यौन संबंध चाहता है, और उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। फिशर ने इसे चुनौती दी। वह इसके जाल में नहीं पड़ने वाला था, लेकिन फिशर इससे नहीं लड़ सका। हाउएवर, द डेमन उसे अपने अतीत से लगातार प्रताड़ित किया और अपनी बेटी की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया। इसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अगले ही पल वह फिर से जंगल में चला गया और क्रोध में उसने एक शवल से शरीर पर वार किया और उसे परवाह नहीं थी कि वह कौन था। उसी समय फिर से खुद को केविन में पाया जहां फिशर ने अंत में मिस एबलमैन की आत्मा को देखा। उसने उसे बताया कि डीमंस ने उसे चुना है, और जब उसने उसी पोजीशन में उसका हाथ रखकर रिचुअल पूरा किया तो वह उनमें से एक बन गया। अगले क्षण फिशर ने उल्टी की और यह एक तरह से पोजेशन का संकेत है। फिशर केबिन से बेबस होकर बाहर आया और उसने खुद को देखा डेमन रूप में। वह एक कब्र खोदता है जहां वह डेड शरीर के साथ लेटा। उन्होंने शरीर को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और अतीत को याद किया। अब अंतिम क्षण आ गया। डॉक्टर ने फिशर का इंटरव्यू लेना समाप्त कर दिया है। उसके लिए यह एक पूर्ण साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था, लेकिन फिशर के लुक ने उसे डरा दिया। फिशर ने बताया कि यह चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, शायद अभी उसके साथ ऐसा हो। डॉक्टर डर गया था और वह अब और नहीं रहना चाहती। उसकी हड़बड़ाहट में एक पेंसिल जमीन पर गिर गई जिसे फिशर ने पकड़ लिया। फिशर ने सीधे पेंसिल से डॉक्टर पर हमला किया और उसकी गर्दन पर पेंसिल मारकर उसकी हत्या कर दी। फिल्म यहीं समाप्त होती है। मेरे हिसाब से इसके दो थियरीज हैं। एक, फिशर वास्तव में डीमंस के पोजेशन में था जो अभी भी उसके साथ हैं, और एक कारण हो सकता है कि फिशर गिल्ट में जी रहा था जिससे उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ और स्थिति ने उसके डीमंस का निर्माण किया, और उसने ही अपने साथी विंटर्स को मार डाला। प्लॉट अस्पष्ट थी लेकिन पूरा माहौल भयानक था। डायरेक्टर ने ज़्यादातर प्लॉट के बजाय फिल्म के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि आजकल हॉरर फिल्मों में यह खौफनाक और भयावह स्थिति दिखाई नहीं देती है जो इस फिल्म में है। लेकिन द प्लॉट वॉज ए लिटिल शाबी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भविष्य में इस चैनल पर और भी दिलचस्प वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।